देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन लोगों ने बात किया था कि ट्रांसजेनेटिक जारी होते हैं, जीन साइलेंस्ड होते हैं। तो एक टॉपिक बनता है तुम लोग को, इसके अलावा भी है, ट्रांसजेनेटिक है, इंट्राजेनेटिक है, सिस जेनेटिक है, सब जेनेटिक है। तो इस तरीके के अनेक तरीके के जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो विभिन्न विधियों से। तो एक टॉपिक हम लोगों का और बनता है, मतलब समझने के लिए, कि जो डिफरेंट टाइप के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के टाइप्स के बारे में चर्चा करें। कितने तरीके के जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो एक जो है कह सकते हैं, एक तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम ट्रांस जेनेटिक कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। जैसे कह सकते हो बीटी कॉटन है या गोल्डन राइस है, इस तरीके के जो है जीवधारी जो है ट्रांस जेनेटिक कहलाते हैं। दूसरे तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, इसको हम कहते हैं सिस जेनेटिक। तीसरे तरीके का हम कहते हैं सब जेनेटिक। तो ट्रांस जेनेटिक हो गया, सिस जेनेटिक हो गया, सब जेनेटिक हो गया, इंट्रा जेनेटिक। तो हम लोगों को डिस्कस ये भी हम लोग जानना चाहिए कि ट्रांसजेनेटिक क्या होते हैं, सिस क्या होते हैं, इंट्राजेनेटिक क्या होते हैं, सब जेनेटिक क्या होते हैं। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रकार हैं। और इसके बैकड्रॉप में हम लोग क्या मालूम होना चाहिए, हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन या जो संकरण की सामान्य विधि है वो क्या है, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो वहीं पर है। हम लोगों ने बात किया था, अगर याद हो, कि जिनको हम जो है कार्जेना प्रोटोकॉल के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते थे, उसके बाद उनको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म परिभाषा है उसमें निहित है कि जेनेटिक जिनको जैव प्रौद्योगिकी की आधुनिक विधियों से प्राप्त किया गया होगा, ऐसे जीवधारियों को लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक विधि है, जो कह सकते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की तो विधि नहीं है, मॉडर्न विधि जरूर है, लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की विधि में हाइब्रिडाइजेशन नहीं, क्योंकि हम लोग वहां पर किसी जीन सीक्वेंस को पकड़ करके काट करके अलग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, नेचुरल जो रिप्रोडक्शन की विधि है उसमें हम परिवर्तन करते हैं। तो अगर इन सभी चीजों को एक साथ देखा समझा जाएगा, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन टाइप्स क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के पहले हम लोग फिर से एक बार जरा हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर लेते हैं। इन शॉर्ट उसको देख लिया जाए, उसके उदाहरणों को देख लिया जाए, समझ लिया जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। और इसके बाद फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जो है, जो न्यू टाइप्स हैं, जो मॉडर्न टाइप्स हैं, जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व है, उसमें ट्रांसजेनेटिक क्या है, सिस जेनेटिक क्या है, इंट्राजेनेटिक क्या है, सब जेनेटिक क्या है, इन मॉडिफिकेशंस में क्या अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं होगा, ये मेंस का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स नहीं पूछेगा कि सिस जेनेटिक और सब जेनेटिक और इंट्राजेनेटिक क्या है, किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन हो सकता है। और हाल ही में जो कह सकते हैं, जो DHM 11 को लेकर की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, धारा हाइब्रिड मस्टर्ड 11, हम लोग कल संभवतः इसके बारे में चर्चा करेंगे। धारा हाइब्रिड मस्टर्ड 11 क्या है, हाल में चर्चा में भी है। धारा हाइब्रिड मस्टर्ड 11 क्या है, कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, लेकिन इसमें फिर हाइब्रिड शब्द क्यों आ रहा है। मतलब अगर जेनेटिक मॉडिफाइड है तो इसको धारा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है कह सकते हो क्रॉप कहा जाना चाहिए, मस्टर्ड कहा जाना चाहिए, फिर उसको धारा हाइब्रिड मस्टर्ड 11 क्यों कहा जा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, देखो जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आएगा, जब तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन की विभिन्न समझ में नहीं आएंगी, तब तक कुछ जो है इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाले। तो आज हम लोगों को जो चर्चा रहेगी, हम हाइब्रिडाइजेशन से चर्चा स्टार्ट करेंगे, संकरण, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके इनको समझेंगे और फिर इसको हम बाद में आपको लिखा भी देंगे।
तो चर्चा की शुरुआत करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से। हालांकि हम डिस्कस करेंगे क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, उनके प्रकार कौन से हैं उनके बारे में चर्चा होगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। तो देखो संकरण जो है ये क्या है, संकरण की जो विधि, ये प्रजनन की जो प्राकृतिक विधि है, जो रिप्रोडक्शन की जो प्राकृतिक विधि है उसमें परिवर्तन किया गया, उसको वैज्ञानिक रूप से बदलाव करते हुए रिप्रोडक्शन की प्राकृतिक विधि को हाइब्रिडाइजेशन की विधि में बदला गया। हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया है, देखो किसी एक प्रजाति की ढेर सारी जो है वेरिएंट्स हो सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की जो है किसी एक प्रजाति में बहुत सारी विविधताएं हो सकती हैं। प्रजाति एक होगी लेकिन उसके अंदर विविधताएं बहुत सारी होंगी, और अलग अलग जो विविधताएं होती हैं वो किसी कारण जो है कह सकते हो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो किसी एक प्रजाति विभिन्न सदस्यों के बीच जो है प्रजनन की एक प्राकृतिक क्रिया संपन्न होती है, और कभी आउटसाइड इस तरीके के प्रजनन की क्रिया संपन्न नहीं होती, बल्कि बायोलॉजी में प्रजाति या स्पीशीज को परिभाषित ही ऐसे किया जाता है कि प्रजाति एक जीवधारियों का एक ऐसा समूह है जो प्रजनन के आधार पर एक बंद समूह का निर्माण कर सकते हैं, बंद समूह का निर्माण करते हैं। प्रजाति को परिभाषित करते हुए बायोलॉजी में कहा जाता है प्रजाति जीवधारियों का एक बंद समूह है, ये एक बंद समूह है। जो क्लोज ग्रुप होते हैं, क्लोज ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके बाहर से उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। किसी भी आधार पर एक बंद समूह की कल्पना की जा सकती है। बायोलॉजी में प्रजनन के आधार पर बंद, हम लोग जो सामाजिक है, देखो जो जाति व्यवस्था एक तरीके का बंद समूह है। कोई व्यक्ति किसी एक विशिष्ट जाति में पैदा ही हो सकता है, बाहर से कोई उसके अंदर आ नहीं सकता। हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करना कि प्राचीन काल में जो जातियों परिवर्तन होता था वह हमें उसके बारे में बात नहीं करते। सामान्य रूप से जाति व्यवस्था क्या है, एक बंद समूह है। अगर आप किसी एक विशेष जाति में पैदा हुए हैं तो बस उसके सदस्य हैं, ना तो उस क्लोज ग्रुप से जा सकते हो सामान्य रीति से, ना तो कोई उस क्लोज ग्रुप में आ सकता है। वो क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है। तो बंद समूह एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य उस समूह के भीतर किसी आधार पर अन्य अगल बगल के समूहों से भिन्न होते हैं, ना तो उस आधार पर इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, ना तो बाहर से कोई इस समूह के अंदर आ सकता है। बायोलॉजी में जब हम कहते हैं कि स्पीशीज एक बंद समूह है, तो स्पीशीज या जो प्रजाति है, स्पीशीज या प्रजाति, देखो प्रजाति दो शब्द हो जाएंगे। समाजशास्त्र और भूगोल प्रजाति को रेस कहता है। जैसे ह्यूमन रेसेस, मनुष्यों की प्रजातियां, तो हम कह सकते हैं कि कॉकसाइड ह्यूमंस की एक प्रजाति है, नेग्रिटो एक प्रजाति है, मंगोलॉयड एक तीसरी प्रजाति है। ये मनुष्यों की, आप कह सकते हो, ये मनुष्यों की प्रजातियां हैं। इसको समाजशास्त्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है, इसको भूगोल के रूप में मान्यता प्राप्त है। रेस का अध्ययन इन्हीं दोनों क्षेत्रों में किया भी जाता है। अगर भूगोल का अध्ययन करते होगे तो उसमें देखो ह्यूमन रेस की अवधारणा आ जाती है। अगर समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे होगे, एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन कर रहे होगे, तो उसमें भी ह्यूमन रेस की अवधारणा आ जाती है। उस रेस को हिंदी में क्या कहा जाता है, बायोलॉजी को भी हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रजाति। तो प्रजाति एक कॉमन शब्द है, लेकिन बायोलॉजी में उसका ट्रांसलेशन स्पीशीज होता है, और जो ज्योग्राफी है और जो समाजशास्त्र है उसमें उसका ट्रांसलेशन रेस के रूप में होता है। रेस की अवधारणा वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि देखो जो ह्यूमन जो रेसेस हैं वो इंटरब्रीड तो करते ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की बसावट को अगर ध्यान से देखो तो अमेरिका की बसावट कैसे हुई कि यूरोप में और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जो अपराधी व्यक्ति हुआ करते थे, उनको निर्वासित कर दिया जाता था। अक्सर वो अमेरिका में जाकर के बस जाते थे। ये व्हाइट कॉकेशाइड जो है पॉपुलेशन थी। जो गोरे लोग वहां पहुंचे, इन लोगों ने कृषि का विकास करने के लिए नीग्रो लोगों को दास बना करके अफ्रीका से गुलामों की तरीके से खरीद करके कृषि करने नियोजित किया। एक लंबे समय के सहवास के कारण, आसपास रहने के कारण उनके बीच में मैरिटल रिलेशंस बने, संतानें प्रोड्यूस की।
तो अगर नीग्रो एक अलग प्रजाति होती और कॉकेसायर एक अलग प्रजाति होती तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, क्योंकि बायोलॉजी प्रजाति को कहता है कि ये बंद समूह ऐसा समूह है जो प्रजनन के आधार पर अन्य समूहों से भिन्न है और इसके सदस्य आपस में इंटरब्रेड कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई इंटरब्रेड नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि घोड़ा एक प्रजाति है कि इस पूरे प्रजाति समूह में भी घोड़ा पूरी दुनिया में चाहे जहां से हो, ईरान का घोड़ा हो तो तुर्की का घोड़ा हो, अमेरिका घोड़ा हो, हिंदुस्तान घोड़ा हो, घोड़ा आप कहीं से लाओगे, मेल और फीमेल परस्पर अंतर प्रजनन करते हुए एक संतान उत्पन्न करेंगे जो फिर घोड़ा होगा, और ये फिर इस समूह में से किसी भी एक सदस्य के साथ अंतर प्रजनन करते हुए फिर से संतान उत्पन्न कर देगा। जब ये संतान उत्पन्न करेगा तो ये सिद्ध होगा कि ये दोनों समान प्रजाति के हैं। संतान के द्वारा संतान उत्पन्न करने के बाद ये प्रमाणित होता है कि संतान के जो अभिभावक थे वो एक ही प्रजाति के सदस्य थे। ऐसे ही एक प्रजाति हम लोग गधों की देख सकते हैं, गधे भी परस्पर अंतर प्रजनन करते हुए इसी तरीके से गधे उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर हम एक घोड़ा ले लें और एक गधा ले लें, उनके बीच में प्रजनन करवाएं तो खच्चर पैदा तो होता है, क्योंकि दो खच्चर परस्पर प्रजनन करते हुए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि घोड़ा गधा एक नहीं। तो देखो, चाहे मनुष्य जहां का भी हो, चाहे वो निग्रो हो, चाहे मंगोलायड हो, चाहे कॉकेसायड हो, चाहे प्रोटो ऑस्ट्रेलायड हो, चाहे जिस भी प्रजाति का आप उसको क्यों ना माने, उनका प्रजनन करते हुए संतानें पैदा कर सकती हैं। इसलिए वो सब एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। और जो बायोलॉजी से इतर जो रेस का कॉन्सेप्ट है, केवल सुपरफिशियल फीचर्स का कॉन्सेप्ट है। तो प्रजनन अवधारणा किसी एक बंद समूह के साथ होती है। ये पहले से मालूम है कि किसी एक प्रजाति के विभिन्न जो सदस्य होते हैं, जो विभिन्न जो किस्में होती हैं, विभिन्न जो वेरिएंट्स होते हैं, किसी एक प्रजाति में बहुत सारे वेरिएंट से किस्में हो सकती हैं। तो गेहूं की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, धान की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। ये किस्में एक दूसरे से कैसे भिन्न है, रंग है, गंध है, स्वाद है, उनके पौधे की साइज है, कितनी उसमें फ्लावरिंग होती है, इस तरीके के विभिन्न आधारों पर ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये तो हमको मालूम ही है कि किसी प्रजाति की विभिन्न किस्में होती हैं। इसके बाद नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। नॉर्मन बोरलॉग एक जो है मैक्सिकन साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। इन्होंने प्रजनन की जो प्राकृतिक विधि है उसको वैज्ञानिक रूप से इस तरीके से संपन्न किया कि विविधताओं का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ किस्मों का निर्माण उन्होंने किया। तो नॉर्मन बोरलॉग ने, देखो, नॉर्मन बोरलॉग ने कुछ काम नहीं किया। नॉर्मन बोरलॉग ने केवल और केवल प्राकृतिक प्रजनन विधि का अध्ययन किया और प्राकृतिक प्रजनन विधि को मैनिपुलेट किया वैज्ञानिक विधि से, और इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि नई किस्मों का विकास हो सके। हम ये पहले से जानते हैं कि दो अभिभावक जब मिल करके, मान लो कि ये जो है मेल है और ये फीमेल है, तो जो मेल और फीमेल है, जब ये जो है ओवा और स्पर्म वगैरह के माध्यम से, या कह सकते हो जो ओव्यूल है और जो पराग है उसके माध्यम से, पौधों में जो मेल पार्ट होता है वो एंथर या पराग के पास होता है। जिस तरीके से जंतुओं में शुक्राणु होते हैं उसी तरीके से पौधों में जो है पराग वही कार्य करता है जो शुक्राणु का, और एक फीमेल गैमेट होता है। यहाँ पर हम उसको ओवा बोलते हैं, वहां पर बोलते हैं। मेल और फीमेल जो है जेनेटिकली आधा आधा क्रोमोसोम ट्रांसफर करते हैं और इस तरीके से एक संतान पैदा करते हैं। और ये हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी एक संतानों में अपने अभिभावकों के आधे आधे गुण ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए संतानें अपने अभिभावकों जैसी। तो नॉर्मन बोरलॉग भी इस चीज को जानते थे। बस उन्होंने क्या किया, कृषि में नई किस्मों का विकास करने के लिए इसी सिद्धांत, जो रिप्रोडक्शन का सामान्य सिद्धांत है, जो प्रजनन का सामान्य सिद्धांत है, उसी प्रजनन वाले सामान्य सिद्धांत को उन्होंने मैनिपुलेट किया और एक नवीन विधि का विकास किया, वैज्ञानिक रूप से हाइब्रिडाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया, किसी एक प्रजाति की विभिन्न किस्मों का उनके गुणों के लिए पहले अध्ययन किया। जैसे कह सकते हो कि नॉर्मन बोरलॉग ने जो है, हम कह सकते हैं कि गेहूं की बौनी किस्म का विकास किया। तो गेहूं की बौनी किस्म का विकास करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है,
अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, जो गेहूं के जो पेरेंट पौधे हैं, उनमें से कम एक बौना होना चाहिए, तभी संतान बौना पैदा होगा, नहीं पैदा होगा। तो नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं के बौनी वेरिएंट का विकास करने के लिए जो है आप कह सकते हो नोरिन 10 जैसी जापान की गेहूं की बौनी किस्म का प्रयोग किया। तो नोरिन 10 क्या हुआ, जापान की बौनी किस्म हो गई और एक उच्च उत्पादक गेहूं की किस्म उन्होंने ली और इनके बीच में जो है प्राकृतिक जो प्रजनन उसको वैज्ञानिक रूप से संपन्न करवाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने गेहूं की एक नई ऐसी बौनी किस्म का विकास किया जो प्रजनन में नोरिन 10 से कहीं ज्यादा थी और बौनी भी थी। और इस तरीके से गेहूं और बाद में धान की बौनी किस्मों का विकास करते हुए नॉर्मन बोरलॉग और उनके जो सहयोगी वैज्ञानिक हैं, जो अनेक देशों से अनेक कॉन्टिनेंट में अपना अपना काम कर रहे थे, जैसे स्वामीनाथन साहब और जीएम खुश जैसे वैज्ञानिक भारत के लिए ऐसा काम कर रहे थे। तो ये जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विकसित इसी हाइब्रिडाइजेशन तकनीक का प्रयोग करते हुए अनेक श्रेष्ठ किस्मों का विकास किया। अब क्या है, नॉर्मन बोरलॉग ने हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हमको एक वैज्ञानिक विधि थी जिसमें जीनों का एक नवीन संयोग आ रहा है। जीन तो नवीन संयोग हो ही रहा है, नोरिन 10 से बौनी जो जीन है वो अंदर आ रहे हैं और किसी हाई यील्डिंग किसी वैरायटी से जो है कह सकते हो जो उत्पादकता वाला जीन आ रहा है। परिणाम स्वरूप गेहूं का एक ऐसा नया किस्म बना जो बौने होने के साथ साथ उच्च उत्पादकता। अच्छा, जो हाइब्रिड विगर होता है उसको अगर संकरण कराओ तो जो संतानें होती हैं अपने पेरेंट से ज्यादा विग्रस, ज्यादा कह सकते हो उनमें जो है उत्पादक क्षमता हमेशा ज्यादा होती है, एक सामान्य नियम है। तो इस तरीके से नॉर्मन बोरलॉग ने रिप्रोडक्शन सामान्य वैज्ञानिक विधि से मैनिपुलेट करते हुए हाइब्रिडाइजेशन संकरण की एक विधि का विकास किया जिसमें जीनों का नवीन संयोग तो था, लेकिन क्या इस जीनों के नवीन संयोग को बायोटेक्नोलॉजी की विधि से लाया गया? क्या इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ नवीन संयोग तो उसमें था ही, इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं। तो एक विधि होती है जीनों के नवीन संयोग को प्रयोग करते हुए प्राप्त करते हुए नवीन प्रकार की किस्मों का विकास करना, लेकिन इसमें समस्या क्या है? जैसे हमने दो जीवधारियों का जो है किसी एक प्रजाति की दो किस्मों का हमने चयन उनकी जो है विविधताओं के आधार पर किया, उसका चयन कर लिया हमने। लेकिन समस्या यह है कि जब हम सामान्य प्रजनन से उसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कितनी देर में या कितने समय में ये उचित कॉम्बिनेशन में ये जीन पहुंच जाएंगे। इसका कोई जो कह सकते हो कोई प्रीवियस कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि ऊपर पीढ़ी से सूचनाएं नीचे की पीढ़ी में जा रही। ये तो सही है कि ये जो है संतान पैदा हो रही है इसमें आधे गुण मां और आधे गुण पिता के हैं, लेकिन कौन कौन से आधे गुण का कॉम्बिनेशन होगा बस यही डिसाइडेड नहीं होता है, क्योंकि जीन के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। ये चीज जानते रहना, हमेशा आधी संख्या में क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, आधी संख्या में क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीनों का एक क्रम होता है। अब अगर सही कॉम्बिनेशन हो गया तो डिजायर्ड लोकेशन जो है डिजायर्ड प्रकार का जीवधारी प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि आधे ही जीन जाने हो, मान लो जिन आधे जीनों को हम चाहते हैं यहां जाए वो ना जाए, दूसरे वाले चले जाए, तो हमारे लिए तो वहां पर वो मौजूद नहीं होगा। तो संकरण की विधि में जो कह सकते हो जो टाइम है, कितना समय लगेगा संकरण करने में। अच्छा, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो स्वयं संकरण कर ही नहीं सकती हैं, वो सेल्फ पॉलिनेट होती हैं। जैसे कह सकते हो सरसों के जो पौधे होते हैं सेल्फ पॉलिनेट होते हैं, उनमें मेल फीमेल होते हैं, वो खुद ही अपने पराग को सेल्फ अपने आप को परागित कर देते हैं। उसमें अगर चाहो भी तो संकरण बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है। तो संकरण जो है, संकरण हर प्रजाति में कर भी नहीं सकते हो, और अगर संकरण करते हुए नई किस्मों का विकास करोगे तो इस बारे में गारंटी बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है कि कितने समय में डिजायर्ड गुण जो है वहां पर जीवधारी के अंदर आ जाएंगे। ये विधि क्या है? ये नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विकसित हाइब्रिडाइजेशन की विधि है, जो वास्तव में प्रजनन की क्रिया का एक वैज्ञानिक मैनिपुलेशन है। अब इसमें बताओ, इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। अगला क्या था? ट्रांसजेनेटिक था। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की विभिन्न विधियां।
ट्रांसजेनेटिक, सिसजेनेटिक, इंट्राजेनेटिक और सबजेनेटिक, इसी को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, और सिस का मतलब होता है एक ही साइड का, बिलोंगिंग टू ओनली वन साइड। तो ट्रांसजेनेटिक का मतलब ये हुआ कि जब जीनों का अंतरण प्रजातियों को, विभिन्न प्रजातियों के बीच किया। ट्रांसजेनेटिक जो विधि है वो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से जो ट्रांसजेनेटिक विधि होती है वो विधि जो है ट्रांसजेनेटिक वाली, उसमें प्रजनन की सामान्य क्रिया इन्वॉल्व ही नहीं है। प्रजनन की सामान्य क्रिया जो अभी हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें हम सीमित थे किसी एक प्रजाति की विभिन्न किस्म। अगर प्रजाति में कोई विशिष्ट गुण है, केवल तभी ऐसे जो है वेरिएंट का विकास कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन से जो उस प्रजाति की किसी किस्म में मौजूद हो। गोल्डन राइस का विकास हाइब्रिडाइजेशन से नहीं कर सकते हो, क्योंकि धान या चावल के किसी भी वेरिएंट में विटामिन ए प्रोड्यूस करने की जो क्षमता ही नहीं है, तो संकरण के द्वारा क्षमता आ नहीं सकती। ऊपर की पीढ़ी में अगर है तो निचली पीढ़ी में जाएगी, और अगर ऊपर की पीढ़ी में नहीं है तो नीचे की पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम ट्रांसजेनेटिक पर आते हैं वैसे ही ये सीमा ही समाप्त हो जाती है। ट्रांसजेनेटिक, जैसे ही ट्रांसजेनेटिक में जाते हैं ये सीमा हमारे लिए हो जाती है समाप्त, क्योंकि हम एक विशिष्ट गुण का चयन करते हैं। जैसे अगर हमें गोल्डन राइस का विकास करना हो तो गोल्डन राइस में हमारे पास एक राइस होना चाहिए, यानी चावल होना चाहिए, क्योंकि गोल्डन राइस पैदा करना है। क्योंकि चावल की किसी भी किस्म में विटामिन ए पैदा करने की प्राकृतिक क्षमता नहीं है, इसलिए संकरण की विधि से गोल्डन राइस पैदा नहीं हो सकता। लेकिन तब फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है हमारे पास। जेनेटिक इंजीनियरिंग की विशेषता यह है कि किसी भी जीवधारी से किसी उपयोगी जीन को काट के हम अलग कर सकते हैं, और किसी भी जीवधारी के अंदर उस कटे हुए जीन खंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग से मिलता है। जीन को काटने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की विधियां हो सकती हैं। जैसे कह सकते हो जीन्स को काटने के लिए हम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करें, या CRISPR-9 या टालेंस या जिंक फिंगर न्यूक्लियस जैसी विधि का प्रयोग करते काट सकते हैं। यानी जीन को काटने की हमारे पास अब बायोटेक्नोलॉजी में अनेक विधियां मौजूद हैं, जीन को काट देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक महत्वपूर्ण जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके लोग, और न केवल हम इसको काटते हैं बल्कि किसी उपयुक्त डीएनए खंड में उपयुक्त जगह पर उसको जोड़ भी देते हैं, तब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में केवल काटना निहित नहीं है, उस जीन को काट करके निकाला और कहीं जोड़ दिया। और अगर मान लो कि कोई एक ऐसा जीन है जिसको हमको काट करके हटा ही देना है, तो सब जेनेटिक विधि पर हम आ जाएंगे, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तो उपयोगी प्रकार के जीन को हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी जगह से प्राप्त करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि चावल के दाने में विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाले जीन को हमने डैफोडिल नामक फूल के पौधे से प्राप्त किया, और उपयुक्त बायोटेक्नोलॉजिकल विधियों का प्रयोग करते हुए जीन को हमने राइस के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया। परिणाम स्वरूप हमको गोल्डन राइस मिल गया, जो विटामिन ए प्रिकर्सर प्रोड्यूस कर सकता था, जो विटामिन ए के पूर्वगामी जो है बीटा कैरोटीन को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकता है। तो ट्रांसजेनेटिक जो विधि होती है इसमें हम क्या करते हैं, पहला चीज क्या है, ट्रांसजेनेटिक जीवधारी का निर्माण करने के लिए पहले एक पॉइंट खोजो, क्यों करना चाह रहे हो, मतलब लक्षित पहले हो जाएगा। ट्रांसजेनेटिक ऑर्गेनिज्म का विकास करने के लिए लक्ष्य पहले से पूर्व निर्धारित कि हमको चावल में विटामिन ए प्रोड्यूस करने वाले जीन को ट्रांसफर करना है, जिससे हम गोल्डन राइस बना सकते हैं, जिससे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जहां अंधत्व जो है प्रीडोमिनेंट हो जाता है विटामिन ए की कमी कारण, क्योंकि वहां पर चावल जो है उनका स्टेपल मुख्य आहार है। तो अगर हम चावल में विटामिन ए
जो है प्रोड्यूस करने की क्षमता पैदा कर दें, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो अंधत्व है उसको हम स्वाभाविक रूप से डाइट से ही कंट्रोल कर ले जाएंगे और हमको दवा देने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान अंधत्व निवारण कार्यक्रम चला रही है सरकार, और हमारे यहाँ अंधत्व निवारण कार्यक्रम जो सरकार चला रही है, 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की डोज अनिवार्य रूप से दिलवानी चाहिए, मुफ्त में सरकारी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। पहली डोज जो बच्चे को दी जाती है जब वो 9 महीने का होता है, विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है, और फिर हर अगले 6 महीने पर पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए, विटामिन ए की खुराक पिलवा करके ले आना चाहिए, और ऐसा 5 साल तक करना चाहिए। 5 साल के बाद ये माना जाता है कि बच्चे पुष्ट आहार लेने लगेंगे, माता पिता इस बात का ध्यान देंगे, और फिर वो अपने ऊपर के आहार से ही विटामिन ए की सफिशिएंट क्वांटिटी अपने शरीर में बैलेंस करके रखेंगे। शरीर में विटामिन ए करीब 10 महीने के लिए जो है लिवर में भंडारित हो सकता है। अब अलग बात है, अगर आबादी ठीक से खाएगी पिएगी नहीं, तो हम पूरी आबादी को हमेशा विटामिन ए सप्लीमेंटेशन थोड़ी दे सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारे यहाँ क्या है, जो है विभिन्न प्रकार के अनाजों का हम प्रयोग करते हैं। मक्के में बहुत सारा विटामिन है, तो अगर मक्के का सेवन कर रहे हो या इस तरीके की चीजों का सेवन कर रहे हो, अपने आप विटामिन ए वहां पर मौजूद है, लाभ मिल जाएगा। लेकिन वो देश जहां पर चावल ही मुख्य आहार है, वहां विटामिन ए नहीं दे सकते हो। तो देखो यहां हमने पहले ही लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, लक्ष्य पहले निर्धारित कर लो, और ये देखो कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं मौजूद है कि नहीं। अब वो दुनिया के किसी भी जीवधारी में हो, बैक्टीरिया से लेकर के मनुष्य तक, वो जीन किसी भी जीवधारी में मौजूद हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटो और उपयुक्त प्रकार के जीवधारी के अंदर डाल दो। जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है, हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है, डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाने की योजना है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने कहां से प्राप्त किया? ह्यूमन बॉडी से प्राप्त किया। ह्यूमन बॉडी से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को प्राप्त किया, और इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के साथ जब विटामिन ई का जीन संयुक्त हो गया, तो ये एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया स्वयं विटामिन ई का निर्माण हमारे लिए ये एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया जो है इंसुलिन का निर्माण हमारे तरीके से इस तरीके से करने लगा। तो देखो, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हमने मनुष्यों से प्राप्त किया, डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन चाहिए। अब हमारा लक्ष्य निर्धारित है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है। अगर हमको इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना है तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को मनुष्य के शरीर से प्राप्त कर लिया। टारगेट ऑर्गेनिज्म हमने क्या रखा है? एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि का प्रयोग करते हुए मनुष्यों की कोशिकाओं से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को काट के अलग किया गया, और जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि में जो है डीएनए लाइगेज वगैरह का प्रयोग करते हुए इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूसर हो गया, और यही हमारे लिए डिजायर था। तो देखो, ट्रांसजेनिक जीवों का निर्माण करते हैं जब हम किसी दूसरी प्रजाति के जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी दूसरी प्रजाति के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये जो जीवधारी होते हैं इनको ट्रांसजेनेटिक का नाम दिया जाता है। इसी तरीके का दूसरा जीवधारी होगा जिसको हम कहेंगे सिस जेनेटिक। तो सिस जेनेटिक को देखा जाए, ट्रांस का होता है अक्रॉस स्पीशीज। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, आर पार। किसी के दो होंगे, एक पार चले जाओगे तो ट्रांस हो जाएगा, लेकिन जब पार नहीं करोगे, इस बैरियर के इधर ही रह जाओगे तो सिस हो जाएगा। तो अगली जो विधि है सिस जेनेटिक, इसमें हमको किसी एक प्रजाति के भीतर ही मैनिपुलेशन करना है। तो कहोगे ये तो अभी पढ़कर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, तो बिल्कुल सही है। सिस जेनेटिक विधि हाइब्रिडाइजेशन की जो विधि है उसके बहुत क्लोज है। सिस जेनेटिक जो विधि होती है वो हाइब्रिडाइजेशन के बहुत क्लोज होती है। लेकिन अभी हम लोगों ने बात की कि कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिसमें ट्रांसजेनेटिक अप्रोच नहीं चल सकता। ट्रांसजेनेटिक अप्रोच नहीं चल पाता है, तो हमको सिस जेनेटिक अप्रोच पर काम करना होता है। जैसे देखो, समझो इस चीज को कि एक धान है और डैफोडिल है, धान है और मक्का है प्रजाति के बीच में।
चलो हमने उदाहरण लिया, हम समझाने के लिए हम ले रहे हैं, चलो मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया, पोटैटो आलू हो गया, एप्पल सेब हो गया। ये जो क्रॉप्स हैं इनकी खास बात क्या होती है, इनमें जो है कह सकते हो, इनमें समान रूप से हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाते हैं लोग। जैसे मस्टर्ड जो है सेल्फ पॉलिनेट होता है। एक जो मस्टर्ड, एक जो कह सकते हो सरसों का फूल होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं। तो ज्यादातर फूलों में ऐसे ही होता है। कुछ के जैसे पपीता है, पपीता पपीती है, तो कद्दू है, इस तरीके की कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिसमें मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। पॉलिनेशन होगा, चाहे एयर ले जाए, चाहे इंसेक्ट ले जाए, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यहां पर क्या है, कुछ पौधे में जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें दोनों लिंग होते हैं, लेकिन उनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं मक्का जैसी, जिसमें कह सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फूल के पराग जो होते हैं उसी फूल के जो स्त्री केसर वाला जो भाग है उसके ऊपर, जो फीमेल पार्ट है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो मान लो हमारे पास जो है एक मस्टर्ड है, इसमें कुछ गुण है, और ये दूसरी मस्टर्ड, हम चाहते हैं कि इनके बीच में हम परागण करवाएं, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसी प्रजाति के बीच में हमने क्या कहा था, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही प्रजाति के भीतर तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसी किस्में होती हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से हाइब्रिडाइजेशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचर, जेनेटिक जो, लेकिन कह सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग करना तो मुश्किल नहीं होता है। तो हम किसी एक फसल में क्या करते हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन करना मुश्किल होता है, हम क्या करेंगे, दो ऑर्गेनिज्म है, याद रखना, यहां एक ही जो है, एक ही प्रजाति है, प्रजाति एक है, ये प्रजाति की दो किस्में हैं, किस्म नंबर 1 है और किस्म नंबर 2 है। हम इसी प्रजाति की एक किस्म से एक जीन काटते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को नंबर 2 के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग वजह से। इसमें हम संकरण नहीं करा रहे हैं कि इसका पराग इसके ऊपर, उसका पराग इसके ऊपर, इसलिए ट्रांसफर करें कि कभी हमें कॉम्बिनेशन में ऐसे जीवधारी मिल जाए जिसमें दोनों जो किस्में हैं उनके गुण आ जाए। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। तो जब हम किसी एक ही प्रजाति के दो किस्मों का प्रयोग करें और एक से एक जीन निकाल करके दूसरे के अंदर डाल दें, तो ये जीवधारी क्या होंगे, सिस जेनेटिक हो जाएंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की जीवधारी के रूप में हम लोग चर्चा कर सकते हैं सेब की स्कैब प्रतिरोधी किस्म। सेब में एक रोग होता है स्कैब, वो सेब की फसल को नुकसान पहुंचा। सेब की स्कैब प्रतिरोधी किस्म प्राकृतिक रूप से भी बन सकती है, क्योंकि सेब की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिसमें स्कैब का प्रतिरोध करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। तो अगर हम परागण करवाएं, लेकिन होता क्या है कि सेब में इस तरीके से क्रॉसिंग करवाना, सेब में इस तरीके से संकरण करवाना बड़ा कठिन है। अगर हम कन्वेंशनल का प्रयोग करते हुए सेब की स्कैब प्रतिरोधी का विकास करें तो 50 साल से ज्यादा का समय लगना है। कितना लगेगा ये कह नहीं सकते हो, लेकिन बहुत लंबा समय उसमें लगना ही लगना है। ऐसा है, ये समझो कि संकरण तब करवाओगे जब पौधा मैच्योर होगा, और एक बीज बना लिया। अब बीज बनाने के बाद जब इस बीज को बो, जब तक पौधा मैच्योर नहीं होगा तब तक तो फूल आएंगे नहीं, तब तक दोबारा संकरण कहां। मतलब जो ऐसी फसलें हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, कि गेहूं में करवाया, अगले साल बो करके फिर देख लिया, फिर गेहूं कराया, फिर बो करके देख लिया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब अगर सुजननिकी का प्रयोग करते हैं, यूजेनिक्स, जब हम इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं तो इसको यूजेनिक्स कहते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ नस्ल वाले मनुष्य को पैदा करना बड़ा कठिन है। आज 2 को ले आओ, उनके श्रेष्ठ गुणों के लिए एक संतान पैदा करो, संतान का गुण तो तब परिलक्षित होगा जब वो मैच्योर, और अगली पीढ़ी की संतान तब पैदा करेगा जब वो सेक्सुअली मैच्योर होगा। उसमें पता लगा कि जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हूं मरो खप गया, और अगली पीढ़ी पैदा ही नहीं कर पाया।
तो जो लंबी अवधि के जीवधारी हैं, जिनमें प्रजनन लंबा होगा, उनके ऊपर प्रयोग नहीं कर पाओगे। याद रखना, मटर के पौधे पर प्रयोग किया जाता है, मक्खियों पर प्रयोग किया जाता है, चूहे पर प्रयोग किया जाता है। हाथी के ऊपर नहीं कोई जेनेटिक इंजीनियर आता है और कह सकते हो यूजेनिक्स का वैज्ञानिक आता है कि जो हाथी के ऊपर, कछुए को 400 साल जिएगा, 2-4-10 पीढ़ी मर जाएगी आदमियों की, तब वो चूहा जो कछुआ होगा उसके ऊपर प्रयोग पूरा होगा। किसने प्रयोग शुरू किया मालूम नहीं, जहां खत्म हो रहा है वहां भी नहीं मालूम। तो कहने का मतलब, जब हम जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं, परंपरागत रूप से अध्ययन करने के लिए हमेशा ऐसे जीवधारियों का चयन किया गया जो जिनका लाइफ पीरियड शॉर्ट हो, जो रिप्रोड्यूस हाई रेट पर कर रहे हो, और आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मनुष्यों के ऊपर कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, ये पॉसिबल भी नहीं। देखो यहां पर ये सिस जेनेटिक विधि का एक वेरिएंट और होता है, इसको कहते हैं इंट्राजेनेटिक। लेकिन पहले बताओ सिस जेनेटिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां तक ठीक है? सिस जेनेटिक का प्रयोग हम करेंगे, किसी प्रजाति के ऊपर इसका प्रयोग किया जाएगा जहां सामान्य प्रजनन के द्वारा संकरण कराते हुए नई किस्मों का विकास नहीं कर सकते हो, उसी जगह पर हम सिस जेनेटिक का प्रयोग करेंगे। हमारे पास वेरिएंट है और हम इन वेरिएंट को क्रॉस कराएं तो हमें मिल जाएगा। हम इसी को चाहते हैं, लेकिन सामान्य संकरण के द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ उसके ऊपर कह सकते हो प्राकृतिक निर्योग्यताएं नहीं हो पा रहा है। तब जेनेटिक विधि को ले आओ, किसी एक ही प्रजाति की अलग अलग किस्मों से जीन निकालो और किसी एक में डाल दो, परिणाम स्वरूप एक नया आपको सिस जेनेटिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। अब देखो, संकरण को हम नहीं रखते हैं, संकरण को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल जो है अप्रोचेस में नहीं रखते, लेकिन सिस जेनेटिक को रखते हैं। और जीन को ले जाकर के जोड़ा। लेकिन एक क्वेश्चन तुम लोग बीच में से उठा था पहले, वो ये था, जो जीन होता है उसके जीन का जो है, जीन में जो है जीन के पार्ट होते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन आनुवांशिक सूचना को धारण करता है। तो ये जीन है, ये किसी विशिष्ट आनुवांशिक सूचना को धारण किए हुए है। लेकिन अगर हम इस जीन को काट करके निकालें और इस जीन को काट करके निकालने के बाद किसी दूसरे जीवधारी के अंदर ट्रांसफर करें, कोई जरूरी नहीं है कि जीन उस जीवधारी के अंदर अपने आप को जो है परिलक्षित। तो देखो होता क्या है, जीन के 2 खंड होते हैं। एक जो है जीन, मुख्य जीन है जिसमें आनुवांशिक सूचना है, और इसके साथ जीन के साथ एक खंड और होता है, इसको प्रमोटर खंड बोलते हैं। प्रमोटर जीन जीन को एक्टिव करता है। सामान्य रूप से जीन में जो जीन का जो प्रमोटर खंड होता है जीन के साथ ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये क्या है? ये डीएनए है। डीएनए के अणु में जो जीन होते हैं वो किसी एक चेन पर होते हैं। ये एक चेन पर होंगे, इसी चेन पर होंगे ये ऐसे जीन। कभी कभी क्या होता है, पूरा एक जीन खंड एक साथ होता है। कभी कभी क्या होता है, जीन खंड अलग अलग जगहों पर होते हैं। तो अगर जीन खंड एक साथ है तो जो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी जेनेटिक ये हो जाएगा। पूरा जीन एक साथ है, जीन को काट कर अंदर उसके सेगमेंट सारे। कभी कभी क्या होता है कि जीन, ये जीन है और ये इसका प्रमोटर खंड है। केवल जीन निकाल लो, कुछ होने वाला नहीं है, प्रमोटर सेगमेंट चाहिए ही चाहिए। जीन को निकालो और उसके प्रमोटर सेगमेंट को निकालो। अब इसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग से जोड़ो। अब ये जो नया जीन बना है इसको दूसरे जीवधारी के अंदर ट्रांसफर करो। तो कहने का मतलब है, देखो सिस जेनेटिक और इंट्रा जेनेटिक में
अंतर क्या है? सिस जेनेटिक में जीन खंड, जो सक्रिय जीन खंड है, किसी जीवधारी के एक ही लोकेशन से पूरा मिल जाता है। इंट्राजेनेटिक, ये जो विधि है, ये क्या है? ये इंट्राजेनेटिक विधि है। जो इंट्राजेनेटिक विधि होती है, इसकी बात ये होती है कि इसमें पूरा सीक्वेंस एक लोकेशन पर नहीं होता, हमें डिफरेंट लोकेशन से काट करके निकालना पड़ता है। 2 से ज्यादा जगह से काट करके निकाल सकते हो और उनको इंटीग्रेट करते हुए एक सक्रिय जीन आप प्राप्त कर पाते हो। अब इस जीन को आप जो है, जो दूसरा जीवधारी है, मतलब किस्म वही होगी, प्रजाति वही होगी, उसी प्रजाति की किस्मों के अंदर चल रहे हैं हम। जैसे इससे पहले हमने क्या कहा था? इससे पहले भी हमने कहा था कि जो सिस जेनेटिक होते हैं, इसमें जो प्रजाति होती है, जो स्पीशीज होती है, किसी स्पीशीज के वेरिएंट्स, उसके जो प्रकार है, उनमें से जीन निकाल लो। सेब ने सेब का ही जीन डाला, जो कह सकते हो जो मस्टर्ड है, उसमें मस्टर्ड का ही जीन डाला, तो ठीक, तो सही बात हो गई। लेकिन यहां पर क्या है? यहां इंट्राजेनेटिक में किसी एक ही प्रजाति में यह भी होगा, स्पीशीज सेम ही होगी, उसके वेरिएंट्स होंगे, उसके वेरिएंट्स, एक से जीन निकाल करके दूसरे में डालो, लेकिन जिससे जीन डाल दो उसमें लोकेशन पर जीन नहीं है। अलग अलग जीन खंड जो है, एक जीन के अनेक खंड अलग अलग लोकेशन पर डीएनए में, उन अलग खंडों को काट करके निकाल करके जोड़ना है और तब फिर जीवधारी के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये इंट्राजेनेटिक स्पीशीज जो है ये तैयार होगी। उदाहरण स्वरूप हम लोग सीसीआर मेज की चर्चा कर सकते हैं। मेज माने मक्का। सीसीआर मेज जो है, मक्के को बनाने के लिए इसी तरीके से इंट्राजेनेटिक विधि मक्के का निर्माण किया गया। तो ट्रांसजेनेटिक हो गई, सिस जेनेटिक हो गई, इंट्राजेनेटिक हो गई। अब एक और चीज है सब जेनेटिक। अब ये सब जेनेटिक आगे बताता हूं, पहले ये बताओ ट्रांसजेनेटिक, सिस जेनेटिक, इंट्राजेनेटिक, इसमें कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? यहां तक ठीक है? बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर उसमें एक ही स्पीशीज में होता है ट्रांस माने क्या होता है? ट्रांस मतलब एक क्रॉस होता है। अक्रॉस क्या हुआ? एक ही प्रजाति में होगा या ट्रांसजेनेटिक में तुमने कहा ये अक्रॉस होता है, तो अक्रॉस क्या, किस चीज के आर पार? उदाहरण याद है कोई? जैसे गोल्डन राइस, तो बताओ एक ही प्रजाति के अलग अलग, तो तुम्हें तो खुद ही उत्तर दे रहे हो, हम थोड़ी बता रहे हैं ट्रांसजेनेटिक क्या हो रहा है, तुम ही बता रहे हो। क्या कंफ्यूजन है? इतना अच्छा बता रहे हो, कह रहे हो कंफ्यूजन है। अब तो पढ़ाने की स्थिति में आ गए यार, जाकर कहीं क्लास फास लेना शुरू कर दो, तुम कहाँ कंफ्यूज हो? एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ट्रांसजेनेटिक में अलग अलग प्रजातियों के बीच जीन का अंतरण होगा। सिस जेनेटिक और इंट्राजेनेटिक में एक ही प्रजाति की विभिन्न जीन का अंतरण इसलिए किया जाएगा क्योंकि सामान्य संकरण से उन किस्मों का बनाया जाना मुश्किल है, लेकिन हमको चाहिए उसी की, हमें बाहर वाला नहीं चाहिए, तो हम एक ही के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देंगे। सिस जेनेटिक और इंट्राजेनेटिक में प्रजाति की विभिन्न किस्मों के बीच में जीन का अंतरण होगा। अंतर क्या है? सिस जेनेटिक में पूरा जीन सीक्वेंस एक ही लोकेशन से, किसी एक जीवधारी की एक किस्म से पूरा जीन एक ही लोकेशन, और जैसे ही हम इंट्राजेनेटिक में आते हैं, किसी एक प्रजाति में उसी एक किस्म में दूसरी किस्म का जीन जाएगा तो, लेकिन ये जीन एक लोकेशन पर नहीं मिलेगा, ये एक ही किस्म के एक लोकेशन से या अलग अलग किस्मों, इसमें भी अलग अलग किस्मों के जीन को जोड़ सकते हो और तब यहां ट्रांसफर कर सकते हो। और जब ऐसा करोगे तो ये कह सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये जो है कह सकते हो इंट्राजेनेटिक हो जाएगा। इंट्राजेनेटिक का एक बहुत अच्छा उदाहरण तुम लोग पहले पढ़े हो, हम पढ़ा चुके हैं खूब डिटेल में। सोचो कौन ऐसा जीवधारी तुम लोग पढ़े हो जिसमें एक प्रजाति की विभिन्न किस्मों के जीन को एक ही जगह समायोजित किया गया? बताओ। तो जो
ऑयल जयपर था। बिल्कुल, ऑयल जयपर नहीं, उससे ऊपर पहुंचो, सुपर बर्ग। सूडोमोनास पिटेरा की 4 किस्मों को लिया गया, 4 किस्मों के जीन्स को एक ही जगह इंटीग्रेट किया गया। 2 ही थोड़ी थे, 4 थे, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनेटिक तो है नहीं और सिसजेनेटिक भी नहीं है, क्योंकि 2 प्लाज्मिड्स को तो कम से कम एक जगह इंटीग्रेट किया गया और 2 प्लाज्मिड्स को पूरे सर्किल ही उठा करके ले लिया गया। वो क्या हो जाएगा? इंट्राजेनेटिक हो जाएगा। वो इंट्राजेनेटिक का एक अच्छा उदाहरण। हालांकि सीसीआर अपने यहाँ तो नहीं बोया जाता, अपने यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड केवल एक ही क्रॉप है जिसको बोया जा रहा है। कौन सी? बीटी कॉटन, बस। अभी और किसी भी क्रॉप को अनुमति नहीं दी गई पूरी दुनिया में। लेकिन एक ऐसी क्रॉप्स हैं, जैसे यूरोप में ऑयल सीड्स में बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑयल सीड्स को बोया जा रहा है। भारत सरकार यही तो कह रही है कि हम यूरोप से जितना तेल हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है उससे ज्यादा तेल एडिबल ऑयल हम हर साल इंपोर्ट करते हैं। जितना भारतीय लोग तेल खाते हैं वो उसमें 45% हमारा देश प्रोड्यूस कर पाता है, 55% तेल हम आयात कर रहे हैं। सरकार यही कह रही है वो जो यूरोप वगैरह से और अन्य देशों से तेल आयात कर रहे हो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल है जो खा रहे हो, तो भाई यही बो करके खा लो, क्या दिक्कत है उसमें? कम से कम इंपोर्ट बिल तो बचेगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोग हैं ना, नहीं खाएंगे, और उसके ऊपर और अध्ययन करो। और ऐसे बेवकूफी वाले तर्क उसमें दिए जाते हैं कि अगर साइंस कायदे से पढ़े तो मत्था पीटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। बेचारा किसान महंगा बीज खरीदेगा, अच्छा तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या करेगी? बेचारा किसान महंगा बीज ना खरीदने पाए तो अगर अखिलेश यादव जी लैपटॉप टैबलेट बांट सकते हैं तो बीज बांटे ना, कौन रोका है? बढ़वाए बीज, गवर्नमेंट सब्सिडी दे। ये साइंस टेक्नोलॉजी, वो इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट को भी उठा करके साइंस घुसड़, बेचारा महंगा सीख के बार बार खरीदे। अरे कौन पहली बार हमारा किसान जो बेचारा जिसको कहा जाता है, जो बेचारा एकदम नहीं है। पहली चीज तो हमें ये विचार बहुत खराब लगता है कि हम अपने किसानों को बेचारा कह देते हैं। जो अन्न उत्पादक है, जो अन्नदाता है, जिसकी रोटी हम सभी लोग खाते हैं, बेचारा कैसे हो सकता है? तो यार सर जो है अनाज प्रोवाइड करने वाला है। हाँ, उसकी आर्थिक स्थिति के लिए देश की नीतियां किस हद तक जिम्मेदार है, वो खुद कितना जिम्मेदार है, समाज कितना जिम्मेदार है, फिर ये साइंस का डोमेन नहीं है। इकोनॉमिक्स वाला कितनी छोटी और कितनी बड़ी होनी है वो लोग जाने, हमसे उससे मतलब नहीं है। पूरी की पूरी जो पॉवर्टी की अनेक तरीके की विधियां बताई जाएंगी, उसमें बता दिया जाएगा प्रचंड बेरोजगारी होती है, वो बता देगा किसान के साथ हो जाती है। इसमें साइंस इन्वॉल्व ही नहीं है। साइंस केवल सीड बना रही है। उस सीड को किस शर्त पर कैसे बेचोगे, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म अलग है और ना साइंटिस्ट से कोई पूछने जा रहा है। और जब हाइब्रिड सीड बनाता है तो हाइब्रिड सीड भी तो हर साल खरीदा जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही सीड अगर दोबारा खरीद लेता है हमारा किसान और हर साल खरीद लेता है तो अपने फायदे के लिए खरीदता है। वो उसको अगर चाहिए ज्यादा क्रॉप तो भाई हर साल खरीदो, नहीं पुराना बीज बार बार यूज करो। पहली बार नहीं हो रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हर बार, जितने भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, चाहे वो म्यूटेंट सीड हो, चाहे हाइब्रिड सीड हो और चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, दे हैव टू बी प्रोक्योर्ड रेगुलरली। उनको हर साल खरीदना पड़ता है, अन्यथा फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम लोग कहीं डिस्कस करेंगे कि भारत में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप वगैरह है इनके ऊपर किस तरीके की आपत्तियां हैं। लेकिन एक चौथा तरीका है, ट्रांसजेनेटिक पढ़ाया, सिसजेनेटिक पढ़ाया, इंट्राजेनेटिक पढ़ाया। चौथा क्या है? सब जेनेटिक है। और तुम लोग सब जेनेटिक पहले से जानते हो, अच्छी बात तो ये है। कैसे? जी सर तो बोल दिए, एकदम सही, वेरी गुड। जीन साइलेंसिंग की जो विधि हम लोगों ने पहले पढ़ी थी उससे जो जीवधारी बनते हैं वो सब जेनेटिक होते हैं। किसी जीवधारी में कोई ऐसा आनुवांशिक गुण जो हमारे हिसाब से उपयोगी ना हो, टमाटर के लिए हो सकता है गुण उपयोगी हो, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टमाटर में से जीन काट करके निकाल देंगे। जो सरसों का तेल होता है उसके अंदर कह सकते हो जो सरसों का तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए मुफीद नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हृदय की मांसपेशियों को संभवतः कमजोर करते हैं। अगर हम जीन से उसको काट के निकाल दें तो हमारे लिए सरसों जो है अच्छा तेल हो जाएगा। हम तो पहले से ही उसको यूज करते रहे। कौन सी चीज है जो सरसों के तेल पाई जाती है जो हृदय रोगियों के लिए जो है घातक होती है? पढ़ाए हैं तुम लोग को।
है? हाँ ठीक, ये तो अभी भी हम बोले यार, ये तो कोई नई चीज नहीं बता रहे, बोले भाई अभी बोले हम। नहीं, कोलेस्ट्रॉल से क्या मतलब है? ओमेगा 3, 6, वेरी गुड, ओमेगा 9, जिसको ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है। 3 और 6 हेल्दी हैं। ओमेगा 9 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, लेकिन यूरिक एसिड है जो हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर रहा है। अगर हम सरसों में से ओमेगा 9 वाले जीन को काट के निकाल दें तो फिर चाहे जितना चोखा खाओ, तेल डाले बगैर चोखा बनता है क्या? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की एक पंक्ति हमको याद आ गई। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे लेखक भी थे। तो उन्होंने कहा, जमाने ने तो मेरा भुर्ता बना दिया था, ये तो मेरी तिखाई थी कि मैं चोखा हो गया। तो सब जेनेटिक, जमाने ने भुर्ता मार के, तिखाई अपनी थी कि चोखा हो गया। तो सब जेनेटिक में देखो, जीन साइलेंसिंग की जितनी भी विधियां तुम लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन तुमने अच्छा काम किया। तुमको पहले से मालूम था कि जीन साइलेंसिंग सब जेनेटिक होता। कैसे मालूम था? हम बोले थे? अच्छा, तब तो फिर कोई बात ही नहीं। हम तो सोचे कि अभी नया धमाका करेंगे, तुम लोग अगर यही तो पढ़े थे, लेकिन पहले बोल दिए थे। कभी कभी हो जाता है। तो सब जेनेटिक विधि में हम किसी इनअप्रोप्रिएट जीन को काट करके निकाल देते हैं जो हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट है। जैसे टमाटर में पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम की वजह से टमाटर पिलपिला हो जाता है। तो फ्लावर सेवर टमाटर बनाने के लिए क्या किया गया था? उस जीन को काट के निकाल दिया गया टमाटर में से जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम का उत्पादक था। परिणाम स्वरूप एक ऐसा टमाटर बना, फ्लावर सेवर, जो लंबी अवधि तक भंडारित किया जा सकता था, जो जल्दी पिलपिला नहीं होता था। हमने पहले कहा क्या? हमने पहले कहा जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। टमाटर के लिए कैसे उपयोगी है ये एक अलग बात है। तो टमाटर के लिए क्यों उपयोगी है? अच्छा देखो, होता क्या है, पौधा फल क्यों पैदा करता है? पौधा फल इसलिए पैदा करता है कि जो उसका बीज हो वो डिस्पर्स हो सके। पौधे के लिए बीज केंद्रीय है, क्योंकि पौधा बीज से उगता है कि फल से? बीज। तो पौधा जो जंतुओं का खूब प्रयोग करता है। जैसे जब परागण करने के लिए वहां जंतु जाते हैं, वो अपने चक्कर में जाते हैं कि उसमें मीठा तरल नेक्टर मिल जाएगा, उसके अंदर पराग मिल जाएगा खाने को, वो पौधे के ऊपर मंडराते हैं, लेकिन वो पौधे के लिए काम कर रहे होते हैं। वो एक जगह पराग दूसरी जगह इस तरीके से फर्टिलाइजेशन करवा रहे होते हैं, बीज बन जाता है। बीज बन जाए केवल और वही पौधे के बगल में गिर जाए तो बायोडायवर्सिटी स्प्रेड नहीं होगी। इसलिए अगले चरण में पौधा क्या करता है? बीज के चारों ओर जो ओवरी की वॉल होती है, जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, वो क्या है? राइपेंड ओवरी है। पौधे की जो अंडाशय है वही जो पक जाती है, फल होता है और बीज देते हैं। तो बीज पौधा जो फल बनाता है, पौधा इसलिए बनाता है कि उसका बीज डिस्पर्स हो सके। जानवर उसको इधर उधर फेंकेंगे तो बीज दूर दूर जाएगा, दूर दूर पौधा फैलेगा और ये बायोडायवर्सिटी स्प्रेड कर रही है। पौधा अपना बीज बोने के लिए खुद थोड़ा चला जाए, चलो वहां बीज बो करके आते हैं, वो तो स्टेशनरी है, सीडेंटरी है। तो देखो, बीज के डिस्पर्सन के लिए फ्रूट चाहिए। अच्छा, टमाटर में कभी कौवे टोंट मारते देखे हो? और पिलपिला ना हो तो टोंट मारते रहो, फटेगा ही नहीं, न फटेगा न बीज फैलेगा। तो टमाटर अपने पौधे में अपने फल को पिलपिला इसलिए बनाता है कि उसका बीज डिस्पर्स हो जाए। हमारे लिए दिक्कत क्या है कि जब पिलपिला हो जाता है तो हमारे हिसाब से उसका स्वाद भी उतर जाता है। तो हम क्या करते हैं? उस जीन को काट निकाल देते हैं। किसी जीवधारी का एवोल्यूशन अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। टमाटर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो कैपेबिलिटी बनी है, जो फल आ रहे हैं, एवोल्यूशन के एक लंबे क्रम के बाद वो आ रहे हैं, वो इवॉल्व किया। हमारे हिसाब से थोड़ी इवॉल्व किया कि अच्छा ये 2 दिन की जगह 5 दिन अपने घर में रख के खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको हमारी चिंता तो थी नहीं, लेकिन क्योंकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जो गुण है वो हमारे लिए अनुपयोगी है, इसलिए सब जेनेटिक विधि में हम जीन को काट करके हटा देते हैं। इसी को जीन साइलेंसिंग कहते हो। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की विभिन्न विधियां क्या हुई?
जेनेटिक मॉडिफिकेशन की पहली विधि हुई ट्रांसजेनेटिक, दूसरी क्या हुई सिसजेनेटिक, तीसरी क्या हुई इंट्राजेनेटिक, चौथी क्या हुई सब जेनेटिक। उससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। ये पूरा इशू एक साथ हो गया। अब बताओ इसमें कोई चीज ऐसी जो नहीं आई हो, लिखा दें? चलो तो फिर हाइब्रिडाइजेशन भी लिखा देते हैं और म्यूटेशन भी लिखा देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन म्यूटेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हालांकि हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक जो है ये बायोटेक्नोलॉजी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आगे हम कहीं हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेंट सीड्स पढ़ाएंगे भी नहीं। अभी पढ़ लो जिससे इशू यहीं पर क्लोज हो जाए। तो अब हेडिंग अगली पड़ जाए संकरण हाइब्रिडाइजेशन। तुम लोग कॉपी चेक करके हम दे दिया था मिश्रा जी को, मिल गई सबको? तो देख लेना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आकर के उसको पर्सनली इसको डिस्कस कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण? संकरण, हाइब्रिड माने संकर, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है संकरण। संकरण एक ऐसी क्रिया है जिससे हम संकर जीवधारियों का निर्माण करते हैं, हाइब्रिड्स का। छींक दिया है, 2 बार छींक दिया, और इंपॉर्टेंट। तो सुनाया हो, यह है कि एक मित्र हैं कॉमन, उनके छोटे भाई थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थे। तो बहुत कमजोर थे, फेल ही हुआ करते थे। तो उनकी दादी जो है बेचारी गई और